जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी सुपर क्लास पे। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक केवल दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। और अभी तक जो बच्चा जो है, हम लोग केवल 4 ही लेक्चर पूरा किए हैं और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 5वां होने वाला है, ठीक है। जिसमें हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्त्री केसर। स्त्री केसर का दूसरा नाम है गुरु बीजाणुपर्ण, या हम लोग इसके और नाम से जानते हैं, जिसे अंडक के नाम से भी जानते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यही पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग अगले लेक्चर पढ़ने से पहले हम लोग पीछे वाले लेक्चर के बारे में हम पहले रिवाइज करते हैं, तब जाकर के नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ाते हैं, पता है ना। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो सारी चीजें जो है कुछ जो है जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो याद करो बच्चा, कल हमने पढ़ा था पराग कण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? पराग कण के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चा कि पराग कण का निर्माण हुआ कैसे था। तो याद करो बच्चा, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो याद करो, एक लघु बीजाणु था। लघु बीजाणु ने क्या किया था? लघु बीजाणु में क्या हुआ था? उसमें सबसे पहले असमान केंद्रक का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? असमान केंद्रक का विभाजन हुआ था, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण हुआ था। तो छोटे वाले केंद्र को बोला गया था जनन केंद्रक और बड़े वाले केंद्र को बोला गया था कायिक केंद्रक। जैसे ही असमान केंद्र का विभाजन हो जाता है, तो असमान केंद्र का विभाजन होने के बाद कोशिका का भी विभाजन होता है। तो कोशिका का भी विभाजन हुआ बच्चा, तो असमान हुआ था, जिससे एक छोटी कोशिका बनी थी और एक बड़ी कोशिका बनी थी। तो छोटी कोशिका को बोला गया जनन कोशिका और बड़ी कोशिका को बोला गया कायिक कोशिका। इतनी सी बातें आपको पता था, मैं कल बता चुका था, ठीक है। याद करो बच्चा, अब जो है 2 कोशिकाएं बन चुकी है, जनन कोशिका एक कायिक कोशिका। जब लघु बीजाणु की 2 कोशिकाएं बन जाती है बच्चा, तो क्या होता है कि जो टेपिटम की जो लेयर होती है, वो टेपिटम की लेयर क्या करती है, उस 2 कोशिकीय लघु बीजाणु के ऊपर जो है 2 आवरण का निर्माण कर देती है। तो बाहर वाले आवरण को बोला गया था वाह्यचोल और अंदर वाले जस्ट लेयर को बोला गया था अंतःचोल। आपको इतनी सी बातें जो है कल के डेट में बताया गया था। जैसे मैंने कुछ जो है कल थोड़ी सी जो है गलतियां हो चुकी थी, है ना, बहुत छोटा सा गलती हो चुका था बच्चा, उसको आज जो है आप थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा। जैसे मैं यहां बनाता हूं, यहां पे जैसे मैंने बताया था बच्चा कि ये जो है आपका लघु बीजाणु है, जो 2 कोष की अवस्था में आ चुका है। कितने कोष की अवस्था में आ चुका है? 2 कोष की अवस्था में आ चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ी छोटी कोशिका जो है, छोटी वाली जो कोशिका होती है, इसे बोला जाता है जनन कोशिका। बड़ी वाली कोशिका को बोला जाता है कायिक कोशिका। मैं इसके बारे में बता चुका था। तो इसके ऊपर जो है बच्चा एक लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर जो है एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, ये एक लेयर। और ठीक इस लेयर के एक और ऊपर जो है, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है बच्चा, इस प्रकार से। यानी कुल कितने लेयर हो गए? कहोगे सर 2 लेयर हो गए। तो इन दोनों लेयर को मैं बताया था कि जो बाहर वाला जो लेयर होता है, जो परत होती है, इसे बोला जाता है वाह्यचोल, है ना, वाह्यचोल। और जो अंदर वाला जो लेयर होता है बच्चा, उसे बोला जाता है अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल बोलते हैं। मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही कल के डेट में बताया था। जो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, क्या मिस्टेक हो चुका था, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जो वाह्यचोल होता है ना, वाह्यचोल जो होता है एक जगह से एक जगह पे नहीं पाया जाता है। इस जगह पे, जैसे मान लो कि इस जगह पे, मान लो कि इस वाली जगह पे वाह्यचोल हम हटा देते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे वाह्यचोल नहीं होता है बच्चा। तो जिस जगह पे वाह्यचोल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कल, जो मैं फिगर में बता नहीं पाया था, आज उसको बताने का बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो वाह्यचोल है, क्या बच्चा यहाँ पे पाई जा रही है?
कहोगे नहीं सर। तो जिस जगह पर बाह्य चोल नहीं पाई जाती है उस जगह को बोला जाता है जनन छिद्र बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, ये बात जो है कल के डेट में थोड़ा सा गलती हो चुका था, जो आज आप क्या करना है, आपको सुधार लेना है। यानी यहाँ पे वाह चोल जो है एक जगह नहीं होती, यहाँ पे इस भाग पे नहीं होती है। तो जिस जगह पे वाह चोल नहीं होती है उस भाग को बोला जाता है जनन छिद्र। बस केवल कल के लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। तीसरे लेक्चर में इस बात को मैं अच्छे से बताया हूं कि यहाँ पे छिद्र होता है, तीसरे वाले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चा, जब इसने मैं पढ़ लिया था, क्या हुआ था कि ये जो जनन कोशिका थी, जनन कोशिका ने फिर से विभाजन किया और विभाजन करके एक से दो जनन कोशिका का निर्माण कर लिया था। याद है, एक से दो जनन कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो बताओ खुद बच्चा कितनी कोशिका हो जाती है? 3 कोश की अवस्था में ये परागकण बदल चुका है। तो मैं बताया था कि परागकण जब 3 कोश की अवस्था में बदल जाता है तो वह परिपक्व हो जाता है। और मैं कल में क्या बताया था कि जब 2 कोश की अवस्था वाला परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो सबसे पहले उस पे पाए जाने वाले रसायन पहले ये तय करते हैं कि समान जाति का परागकण है कि किसी अन्य जाति का है। जब समान जाति का परागकण होता है तो सबसे पहले वो परागकण क्या होता है, अंकुरण होने से पहले वह 2 कोश की अवस्था से 3 कोश की अवस्था में बदलता है। मैं ये भी कल के बारे में बताया था। जब इतना सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे बच्चा, तो फिर हमने पढ़ा कि परागकण के जो है का स्फुटन पड़े थे। तो परागकण का स्फुटन क्या होता है, पराग कोश के फटने की प्रक्रिया को पराग कोश स्फुटन कहा जाता है। और पराग कोश को फटने में कौन सहायता कर रहा था, याद करो, तो एक था एंथस्थीसियम, एक था मध्य परत। दोनों परत के अलग होने से पराग कोश फटता है, यह भी मैंने कल बता चुका था। फिर मैंने देखा परागकण के फायदे क्या हो सकते हैं, परागकण के नुकसान भी थे। तो परागकण के फायदे हमने पढ़ा था कि परागकण के जो फायदे क्या पढ़ा था कि परागकण के फायदे जो है, परागकणों में पोषणीय पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है, ये भी मैंने कल बताया था। फिर जो है नुकसान क्या बताया था बच्चा कि जब फसल कटती है जिसके कारण क्या होता है कि वातावरण में परागकण क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिसके कारण वह श्वसन के द्वारा जो है वो परागकण अंदर जाते हैं और हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे अंदर निम्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे श्वसनी पथ रोग होता है, एलर्जी हो जाती है और अस्थमा रोग हो जाते हैं। मैंने इतनी सारी बातें जो है कल के डेट में बता चुके हैं। और आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर को दूसरा नाम है गुरु बीजाणुपर्ण। ठीक है, स्त्री केसर का दूसरा नाम है गुरु बीजाणुपर्ण, या इस स्त्री केसर को हम अंडक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हमें आज के डेट में हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चा, हमने पहले वाले लेक्चर में स्त्री केसर के बारे में बता चुका था कि जो स्त्री केसर होता है वह एक वर्तिकाग्र और एक वर्तिका और एक अंडाशय से मिलकर के आपका बना होता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर का दूसरा नाम है गुरु बीजाणुपर्ण या अंडक बोलते हैं। सिंपल सी बच्चा जो है, ये सिंपल सी टॉपिक जो है पहले लेक्चर में आपको याद होएगा, या हम लिखवा चुके थे, बता चुके थे। इसमें सिंपल सा टॉपिक क्या लिखा गया है, स्त्री केसर जो है यानी कार्पल जो है, या स्त्री केसर को गुरु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक में पहले से ही बता चुका हूँ, हेडिंग में लिख दिया गया है। और स्त्री केसर जो होता है एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय से मिलकर बना होता है। और अंडाशय के अंदर यानी अंडाशय के जो अंदर था बच्चा, क्या था याद करो, अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम था बीजांड।
पहले लेक्चर में बताया था, बस उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है कि और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और यह मादा जनन अंग होता है, जो पहले ही बता चुका हूं। बस यहाँ पे बच्चा जो है आपको सिंपल सी भाषा में लिख दिया गया है, ठीक है। मैंने यह भी बताया था कि जो अंडाशय जो होता है, यानी स्त्री केसर का जो एक भाग है जिसका अंडाशय जो फूला हुआ होता है, वह अंडाशय जो है आगे विकास करके यानी आगे चल करके वो बनाने वाला है फल का निर्माण करता है। और जो उसके अंदर बीजांड है बच्चा, वो बीजांड जो होता है वह बीज का निर्माण करता है। तो सिंपल सी बातें यहाँ लिखी गई है कि अंडाशय फल का निर्माण करता है तथा बीजांड जो है बीज का निर्माण करता है। यह भी जो है आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया है। बस यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख करके आपको हर एक बातों को समझाया जा रहा है, ठीक है। अब जो है एक अंडाशय जो है, एक अंडाशय में क्या एक बीजांड होंगे? बहुत सारे होंगे। तो बच्चा ये इस पॉइंट को यहाँ पे स्टार बना के लिख दिया हूं मैं, याद रख लेना आप, भूल मत जाना आप। एक अंडाशय के जो अंदर जो है ना, एक अंडाशय के जो अंदर जो है एक बीजांड भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी बीजांड हो सकते हैं। ये भी आप बातों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात बताओ बच्चा, थोड़ा सा इस फिगर में देखो, यहाँ पे इस फिगर को, क्या आपको इस फिगर को हटा देते हैं, ठीक है। अब कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे हटाया हूं, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छे से सुधार कर लीजिएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस भाग को। अब ध्यान दीजिए, जो मैं एक सिंपल सा यहाँ फिगर बनाया मैंने, इस भाग को क्या बोलते हैं आपको पता है ना? वर्तिकाग्र। इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिससे हमने बोला था स्टिग्मा। और ये पतली सी जो नली है, पतली सी जो डंडी है, इसे बोला जाता है वर्तिका। इसे बोला जाता है वर्तिका, बोला जाता है। और ये जो फूला हुआ भाग जो बच्चा है आपका, इसे बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो है आपका बीजांड होता है, जैसा आप जानते हैं। अब जो है इसी भाग को लिखा गया यहाँ पे हेडिंग के रूप में। हेडिंग के रूप में क्या लिखा गया है? ये पूरा भाग तीनों मिल करके, मैंने क्या बताया था बच्चा, ये तीनों को मिला करके मैंने क्या बताया था, याद करो। क्या मैं तीनों को मिला के स्त्री केसर बोला था? कहोगे कि यस सर, आप तीनों को मिलाकर स्त्री केसर बोले थे, कार्पल बोले थे। और कार्पल के समूह को यानी स्त्री केसर के समूह को बोला गया था बच्चा, याद करो। इसके समूह जब मिले थे, समूह पाया गया, यानी इसके समूह को बोला गया था जयांग। क्या बोला गया था? जयांग बोला था। ये सिंपल सी बातें जो है आपको याद होगी। अब थोड़ा गौर करो, इसी को स्टिग्मा को यानी वर्तिकाग्र को हेडिंग के रूप में लिखा गया है। इस पूरे भाग को तीनों को मिला के हम बोलने वाले हैं स्त्री केसर। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्त्री केसर का भाग जो है अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। तो स्त्री केसर का पहला भाग हम लेने वाले हैं, पहला भाग लेने वाले हैं वर्तिकाग्र। याद करो वर्तिकाग्र, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। तो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र कहाँ है? पूरा भाग ये मिल के स्त्री केसर। तो वर्तिकाग्र कहाँ है बच्चा? ऊपर है ना, नीचे थोड़ी है, ऊपर है। तो यही तो लिखा गया है, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है और यह चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है और द्विशाखित होती है, यानी दो शाखाओं में, ऐसे थोड़ा सा लगता है कि दो शाखाओं में बटा हुआ लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे होंगे, ये शाखा जैसी लगती है, ये एक शाखा एक शाखा जैसी लगती है, लगता है कि द्विशाखित जैसी संरचना होती है और चपटा होता है। तो यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, वर्तिकाग्र, है ना, भाग होता है। और ये कैसा होता है बच्चा? चपटा होता है, द्विशाखित होता है और यह परागकण को ग्रहण करने का कार्य करता है। जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो परागकण जो है, वह परागकण जो है
किसी कीटों के द्वारा या स्वपरागण के द्वारा जो है यहाँ पे परागकण यहाँ पे आकर के बैठता है, यानी यहाँ पे परागकण आकर के बैठते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अंकुरण की प्रक्रिया होती है। वो चीजें हम आगे के लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बातें यहाँ लिखी गई है, फिर से मैं बोलूंगा कि यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है जो चपटा होता है, द्विशाखित होता है, और इस वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के स्थानांतरण होते है या परागकण को ग्रहण करने का कार्य करता है। इस वर्तिकाग्र का यही कार्य है। सिंपल सी बातें जो है बच्चा आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग जो है यहाँ पे इसी का दूसरा भाग जो है वर्तिका है। इसका दूसरा भाग कौन है, वर्तिका है, जिससे हम लोग बोला था स्टाइल। अब स्टाइल क्या है बच्चा, थोड़ा गौर करो। इस भाग को हमने ऊपर वाले भाग को बोला वर्तिकाग्र और नीचे वाले भाग को बोला अंडाशय। तो ये वर्तिकाग्र जो है, क्या वर्तिकाग्र और अंडाशय को एक पतली नली के द्वारा जोड़ने का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना। तो इसी पतली नली को बोला जाता है वर्तिकाग्र। ऐसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि यह अंडाशय व ये वाला अंडाशय व वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली पतली नली को, जोड़ने वाली पतली नली को बोला जाता है वर्तिकाग्र। सिंपल सी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और एक बात और याद रख लेना, इसी जो है वर्तिकाग्र से होते हुए पराग नलिकाएं निकलती है। वो कैसे निकलती है, सॉरी, इसी वर्तिकाग्र से जो है पराग नलिकाएं जो होती पराग नलिकाएं जो होती इसी भाग से गुजरती है। तो ये मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि और यह पराग नलिका, आपको सर पराग नलिका क्या है बच्चा आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे पढ़ोगे कि पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। बस इतना समझ जाइए यहाँ पे कि ये जो वर्तिकाग्र जो होती है क्या कर रही है, यह पराग नलिका को एक मार्ग प्रदान कर रही है, एक रास्ता देने का कार्य करता है। यहाँ पे सिंपल सी बातें जो है, सिंपल बातें हैं जो लिखी गई है, ठीक है। अब जो है सिंपल सा जो बात है यहाँ पे नीचे के भाग जो बच्चा, ये है अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय आपका है, ठीक है, ये है आपका अंडाशय। तीसरा भाग अंडाशय है। याद करो ये अंडाशय क्या है, तो यह अंडाशय जो है पुष्पासन से, ये है पुष्पासन, ठीक है, आपको बताया था मैं। ये भाग कौन सा बच्चा, ये है पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पा राज नहीं था बच्चा, ये है पुष्पासन। और पुष्पासन के साथ जो है क्या अंडाशय जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता है, आप कहोगे यस सर जुड़ा होता है। तो यही सिंपल सी बातें यहाँ लिखी गई है कि यह अंडाशय जो है पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ और फूला हुआ भाग होता है, जुड़ा हुआ है और क्या फूला हुआ भाग तो है, ये है, आप देख ही रहे हैं फूला हुआ भाग। मैं यहाँ भी फिगर बनाया, यहाँ भी देखो फूला हुआ भाग है ना। यह वर्तिक अंडाशय जो है पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है और इस पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है और यह फूला हुआ भाग होता है। सिंपल सा बात जो है लिखा गया है। और अंडाशय की जो अंदर जो है ना, इनके अंदर जो है ना, इस अंडाशय के जो अंदर जो है बार बार बताया गया है कि अंडाशय के अंदर होता है बीजांड होता है। ये सिंपल सी यहाँ पे टॉपिक को लिख दिया गया है। आई होप जो है आपको इतनी सी बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है ये तो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे समझ चुका था, जो एक मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को लिख करके एक बस समझाया गया। और आज के लेक्चर में हमें नया क्या सीखना है, ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर में हमें बच्चा यही नया सीखना है। ध्यान से नोट से स्टार्ट कर रहे हैं। स्त्री केसर का दूसरा नाम है अंडक या गुरु बीजाणुपर्ण। ये बातें भूल मत जाना बुढ़ापे तक। क्या याद रखना है कि स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर को दूसरा नाम है गुरु बीजाणुपर्ण या अंडक
के नाम से भी जानते हैं स्त्री केसर को, तो या तो स्त्री केसर बोलो, या तो अंडप बोलो, या तो गुरु बीजाणुपर्ण बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यह स्त्री केसर या अंडप एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये बात जो है हमें नया चीज सीखने को दे रही है। ठीक है, तो हम बताया कि जो ये जो स्त्री केसर किसे बोला, ये वर्तिकाग्र, इस भाग को वर्तिका और इस भाग को बोला जाता है अंडाशय। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर बोला जाता है। सिंपल सी बात है। अब कहोगे सर स्त्री केसर कितन कैसे, एगो वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय से मिलकर बना होता है आपका स्त्री केसर। अब ये स्त्री केसर जो है बच्चा, क्या किसी पुष्प में क्या एक होता है का? नहीं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब बात आती ये कि सर अगर किसी पुष्प में, अगर किसी फूल में अगर स्त्री केसर एगो होएगा तब का बोलेंगे? तो बच्चा उसे बोलते हैं एकांडपी। यानी एकांडपी का मतलब एक अंडप बोलेंगे। यानी एकांडपी का मतलब जब किसी पुष्प में है ना स्त्री केसर केवल एक होता है तो उसे बोला जाता है एकांडपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये भाग जो लिखा गया बच्चा यहाँ पे, ये जो भाग लिखा गया है यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो है बहुअंडपी, बहुअंडपी। अब बहुअंडपी क्या होता है ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। यानी जब स्त्री केसर, जब किसी पुष्प में स्त्री केसर एक से ज्यादा हो, जब किसी पुष्प में स्त्री केसर एक से ज्यादा हो तो उसे बोला जाता है बहुअंडपी बोला जाता है। आई होप आपको इतनी सिंपल सी बातें जो है समझ में आई होगी। मैं फिर से रिवाइज करूंगा। बच्चा देखो, स्त्री केसरवा जो है किससे मिलकर बना है? कहोगे सर एगो वर्तिकाग्र से, एगो वर्तिका से और एक अंडाशय से मिलकर बना होता है स्त्री केसर बना होता है। ये सिंपल सी बातें आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। एक बात मैंने पूछा बच्चा, क्या किसी पुष्पवा में, है ना, किसी पुष्प में क्या एक स्त्री केसर मिलेगा का? नहीं, किसी पुष्प में एक स्त्री केसर ना ही मिलेगा, एक भी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर किसी पुष्प में एक स्त्री केसर पाया जाता है तो उसे बोला जाता है एकांडपी। और यदि किसी पुष्प में एक से ज्यादा मात्रा में स्त्री केसर पाया जाता है बच्चा, तो उसे बोला जाता है बहुअंडपी। ये सिंपल सी बात बच्चा आपको समझ में आई कि नहीं आई? जरूर आई होगी। ठीक है, अब जो है इस चीज को हम हटा देते हैं। ठीक है, यहां पे आगे की टॉपिक पढ़ने के लिए हम इस भाग को हटा देते हैं, ध्यान से इधर समझने की कोशिश करिएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान से इधर समझिएगा यहाँ पे आप लोग। अब बहुअंडपी जो होता है ना, कौन? बहुअंडपी, मल्टी कार्पल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुअंडपी मल्टी कार्पल जो होता है बच्चा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। किसे बोलते हैं पहले ये तो जान गए ना,
जब किसी पुष्प में एक से ज्यादा स्त्री केसर होता है या स्त्री केसर पाया जाता है तो उसे बहुअंडपी कहा जाता है। सिंपल सी बातें जो है यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब जो है यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो बहुअंडपी जो होता है ना बच्चा, ये जो बहुअंडपी जो होते हैं दो भागों, इसके दो प्रकार होते हैं बहुअंडपी के। कितने प्रकार होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। बहुअंडपी कितने प्रकार के बच्चा? दो प्रकार के। तो कहोगे सर कौन कौन सा प्रकार हो गया? तो एक याद रख लेना, एक होता है युक्तांडपी, युक्तांडपी एक होता है, और एक होता है व्युत्तांडपी। ठीक है, नाम टेढ़ा है पर आपका है, आपको याद रख लेना, ठीक है। नाम टेढ़ा है तो कोनो दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल से याद करनी है। युक्तांडपी और दूसरा नाम है व्युत्तांडपी। अब क्या होता है युक्तांडपी, क्या होता है व्युत्तांडपी? ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। फिगर एक मैं बना रहा हूं बच्चा, या ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। मान लो कि यहाँ पे तीन थे, ये मान लो कि एक ये है वर्तिकाग्र, एक है वर्तिका, और ये है अंडाशय। ये है आपका अंडाशय। सिंपल सा बना रहा हूं, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा। ये है आपका अंडाशय। एक मान लो कि एक और वर्तिकाग्र, एक और अंडाशय, वर्तिका और एक अंडाशय, एक और स्त्री केसर, एक और स्त्री केसर मैं ले रहा हूं यहां पे। ये है एक और स्त्री केसर, यानी देखो यहां पे मैं तीन स्त्री केसर यहां बनाया, और तीन स्त्री केसर मैं यहां भी बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा। तीन स्त्री केसर यहां बना रहा हूं, एक स्त्री केसर, ये है दूसरा स्त्री केसर, और ये है आपका तीसरा स्त्री केसर, ठीक है। अब कौन सा स्त्री केसर है ये? हाँ बच्चा, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, तीनों को मिला के स्त्री केसर। यानी स्त्री केसर यहाँ भी तीन बनाए हैं और यहाँ पे भी तीन स्त्री केसर बनाए हैं। अब कौन सा समझाना क्या चाहते हैं तो ध्यान दो यहाँ पे। इसके जो अंडाशय जो है ना, किसके अंडाशय? युक्तांडपी, यानी युक्तांडपी जो है इस वाले में जो अंडाशय है, ठीक इसमें जो अंडाशय है आपस में जुड़ गए हैं। देखो आपस में ऐसे जुड़ गए हैं, और जुड़ गए हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा यहां पे। ये ऐसे जुड़ गए हैं, ठीक है। यानी तीनों जो था आपस में अंडाशय यहां पे जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, ये तीनों के अंडाशय आपस में जुड़े हुए हैं। और ये तो वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका तो है, ये है, लेकिन जुड़ा कौन है बच्चा? इसके तीनों अंडाशय आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी परिभाषा ये होएगी कि युक्तांडपी क्या होता है कि जब स्त्री केसर के ये पूरा स्त्री केसर, जब स्त्री केसर के अंडाशय, जब किसी स्त्री केसर के अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे बोला जाता है युक्तांडपी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर सुनिएगा, मैंने बच्चा ये बोला कि यदि किसी स्त्री केसर के अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, देखो एक गो दो गो तीन गो अंडाशय, तीनों अंडाशय
क्या जुड़ के एक अंडा से बना कि नहीं बना? तो कहोगे यस सर बना है, तो इसे बोला जाएगा युक्तांडपी। ठीक है, परिभाषित कैसे करोगे? जब किसी पुष्प के स्त्री केसर के अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं, अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे युक्तांडपी कहा जाता है। सिंपल सी आपको बातें समझ में आगे होगी। अब जो है वियुक्तांडपी क्या होता है बच्चा? वियुक्तांडपी जो है ना, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो है आपके जो अंडाशय होते हैं, इसमें जो है आपके जो अंडाशय होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपस में जुड़े ना ही होते हैं। आज जब आपस में जुड़े नहीं होंगे तो उसे बोला जाता है वियुक्तांडपी। एक बात बताओ बच्चा, ये अंडाशय एगो दिखाई दे रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है, तो क्या इसके अंडाशय आपस में जुड़ गए हैं का? नहीं, ये जुड़े नहीं है। तो क्या बोलोगे वियुक्तांडपी में? जब किसी स्त्री केसर के अंडाशय से अलग अलग होते हैं तो उसे बोला जाता है वियुक्तांडपी बोला जाता है। सिंपल सा बच्चा, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ जाएगा? अंडाशय जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे अंडाशय नहीं जुड़े होंगे। ये से यहाँ पे सिंपल सी बातें याद रख लीजिएगा। आपको दिमाग में बस एक बात रखनी है कि युक्तांडपी में अंडाशय जुड़ जाते हैं और वियुक्तांडपी में अंडाशय जुड़े नहीं रहते हैं, अलग अलग होते हैं। इस बात को आपको याद रख लेना है। तो परिभाषित कैसे करेंगे बच्चा? इसको कैसे करेंगे परिभाषित? इसको तो परिभाषित करने के लिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं इसको। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको परिभाषित कर देते हैं पहले। तो इसको परिभाषित जो है हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम इसको परिभाषा लिख देते हैं। इसकी परिभाषा, यदि स्त्री केसर के अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कहोगे सर उदाहरण, ऐसी परिस्थिति किसमें देखने को मिलती है? तो जैसे आप लोग याद रख लीजिएगा, पैपावर आप उदाहरण जो है आप याद रख लीजिएगा कि कौन से पुष्प में, किस पुष्प में अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं। तो बच्चा पैपावर एक पुष्प है जिसमें उसके अंडाशय आपस में जुड़ जाते हैं। एक और उदाहरण रखिएगा, गुड़हल भी जो है, यह भी, इसके भी जो अंडाशय जो होते हैं बच्चा
आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। अब जो है इसका फिगर भी बनाना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की बुक से फिगर बना सकते हो। ठीक है, या तो मैं जैसे पहले बनाया था वैसे आप बना सकते हैं। अब जो है व्युत्क्रांति क्या होता है, तो व्युत्क्रांति को भी परिभाषित कर देते हैं। व्युत्क्रांति इसे किस क्या होता है ये, तो मैंने बताया बच्चा, मैंने बताया यदि 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 स्त्री केसर के अंडाशय आपस में स्त्री केसर के अंडाशय आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, अर्थात अंडाशय अलग अलग होते हैं, तो उसे व्युत्क्रांति कहा जाता है। ये सिंपल सी बच्चा आपको समझ में आ गए होंगे। और इसका उदाहरण जो है बच्चा आप याद रखिएगा, इसका उदाहरण जो है महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण आपको याद रख लेना है। बुक में लिखा गया है माइचेलिया। ठीक है, उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की बुक वाला ही उदाहरण मैं दे रहा हूं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में उदाहरण दिए गए हैं उसी उदाहरण को मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चा, याद रख लीजिएगा, उदाहरण भूल मत जाना उदाहरण को। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बातें जो है बच्चा, आपको सिंपल सा इतना समझाया गया है। आज हम लोग पढ़े स्त्री केसर, जिसे हम लोग बोले थे गुरु बीजाणुपर्ण या अंडप बोलते हैं। तो अंडप में हमने ये सारी चीजें पढ़े। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्तिकाग्र के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा वर्तिका के बारे में, और फिर हमने पढ़ा अंडाशय के बारे में। फिर मैंने देखा कि जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय किसी पुष्प में अंडाशय एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी जो अंडाशय पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ, ये सारी चीजें पढ़ ले हम। यानी जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर या अंडप जो है एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ा। फिर मैंने बताया कि यदि जो किसी पुष्प में अगर एक स्त्री केसर है तो उसे बोला जाता है एकांडपी, और जब किसी पुष्प में एक से ज्यादा स्त्री केसर है तो उसे बोला जाता है बहुअंडपी। ये सिंपल सी बातें आपको मैं समझाया। फिर मैंने बताया कि बहुअंडपी जो होता है, मल्टी कार्पल जो होता है, यह दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक जो होता है युक्तांडपी होता है, एक होता है व्युत्क्रांति होता है। मैंने युक्तांडपी में क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब किसी पुष्प में स्त्री केसर के अंडाशय जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे बोला जाता है युक्तांडपी। उदाहरण भूल मत जाना पेपावर और गुड़हल में, ये ऐसे देखने को युक्तांडपी देखने को मिलता है। यानी उनके अंदर अंडाशय जो होते हैं आपस में चिपके हुए रहते हैं। फिर मैंने बताया व्युत्क्रांति, तो जब किसी पुष्प के स्त्री केसर के अंडाशय आपस में चिपके नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे बोला जाता है व्युत्क्रांति। और इसका उदाहरण है बच्चा
चेलिया। ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब एक याद करो कि स्त्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्त्री केसर, यानी सारी चीजों को मिला के हम लोग स्त्री केसर बोल रहे हैं, पूरे को मिला के बोल रहे हैं। इस अंडाशय के अंदरवा का होता है, तो कहोगे सर इस अंडाशय के अंदर जो है ना बीजांड होता है। क्या होता है बच्चा? बीजांड होता है। तो सबसे पहले हम हटाते हैं सभी चीजों को और बीजांड का फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। बीजांड का फिगर बनाने के बाद जो हम उसको अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। अब जो है आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। जैसे आपको ये जानते हैं, बार बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग हैं कि ये है आपका पुष्प, जिसका नाम है आपका ये वर्तिकाग्र। ये है वर्तिकाग्र, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये है आपका वर्तिका, जिसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये है आपका अंडाशय। ये है आपका अंडाशय, जिसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। और इस अंडाशय ये है आपका ये पुष्पासन, ठीक है। ये है पुष्पासन, पुष्पाराज नहीं है, पुष्पासन है, ठीक है। ये आपका पुष्पासन और ये आपका पुष्पवृंत। पुष्पवृंत ये सारी चीजें तो जानते ही हैं बच्चा। मैं बार बार रिपीट किया हूं कि इस अंडाशय या फूले हुए भाग के अंदर जो है, इस फूले हुए भाग के जो अंदरवा जो है क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? तो कहोगे सर इसके अंदर एक संरचना दिखाई दे रही है। और इस संरचना का जो नाम है, इस संरचना का जो नाम है बच्चा, इसका नाम है बीजांड, जो मैंने पहले लेक्चर में बता चुका था। क्या था? क्या है बच्चा? ये है बीजांड, ये है, ठीक है, बीजांड। जिसे हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर इसको निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे बाहर निकाल के थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा बना दिया। यहाँ पे ये है आपका बीजांड, ठीक है। क्या है बच्चा? ये है बीजांड, जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। याद है ना? और ये पूरी जो है ओव्यूल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या आपको ये दो आवरण दिखाई दे रही है बच्चा? ये दो आवरण दिखाई दे रही है ना, दो आवरण। एक आवरण ये वाला और दूसरा आवरण ये वाला। क्या दो आवरण दिखाई दे रही है ना? इन दोनों आवरण को बोला जाता है, याद रख लेना, इंटीगमेंट, यानी इसे बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं बच्चा, याद रख लेना। फिर जो है इसके अंदर जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही है ना, इन कोशिका को बोला जाता है बीजांडकाय। क्या बोलते हैं? बीजांडकाय बोलते हैं, ठीक है, इस कोशिका को। ये आप भी इस बात को भी याद रखिएगा। सिंपल सा जो है आपको आज इसमें फिगर में के नाम याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या इस भाग पे जो जो दो लेयर है, जिसे हमने बोला अध्यावरण बोला, क्या इस दोनों भाग पे बच्चा अध्यावरण है? कहोगे सर नहीं है। तो यहाँ पे अध्यावरण नहीं है, तो जिस भाग पे अध्यावरण नहीं होता है उस भाग को बोला जाता है माइक्रोपायल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइक्रोपायल, यानी हमने इसे बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? बीजांड द्वार बोला जाता है। इस भाग को आप याद रख लीजिएगा। अब कहो सर बीजांड द्वार कौन सा भाग है? तो जहां पर, जिस जगह पर अध्यावरण नहीं होता है, जहां पे कुछ छिद्र सा दिखाई देता है, उस भाग को बोला जाता है माइक्रोपायल, यानी बीजांड द्वार बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो देख रहे हो बच्चा ना, यहाँ पे इस पुष्प में ये जो लंबी सी जो डंठल है, यहाँ पे जो लंबी सी जो डंठल है,
क्या बीजांड अंडाशय से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ये जो लंबी सी जो डंठल, ये वाला जो लंबा वाला है, क्या यहाँ पे अंडाशय से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये वाला भाग जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला भाग, क्या ये वाला जो भाग है जिसे हमने नाम दिया फ्यूनिकल, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीजांड वृंत है बच्चा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये बीजांड वृंत जो है अंडाशय से जुड़ रहा है? अब कहोगे सर अंडाशय से जुड़ रहा है तो अंडाशय में ऐसा क्या चीज पाया जा रहा है कि जो ये जा करके जुड़ जा रहा है? तो बच्चा याद रखना, अंडाशय की भित्ति जो है एक अपरा होता है, एक अपरा का निर्माण करती है। अंडाशय की भित्ति एक अपरा का निर्माण करती है। ये अपरा मान लो, है ना, ये अंडाशय की भित्ति एक अपरा का निर्माण करती है। और इस अपरा से यानी प्लेसेंटा से, इस प्लेसेंटा से यानी अपरा से क्या होता है? आपका बीजांड वृंत जुड़ा होता है। इस भाग को भी आप याद रख लेना। फिर जो है यहाँ पे देखे होंगे, ये पूरा जो है ना, यहाँ पे ये हो गया बीजांड वृंत, और ये पूरा भाग जो है बीजांड का शरीर है। क्या इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? बीजांड का शरीर, ठीक है। बीजांड का शरीर, बीजांड का ये पूरा भाग शरीर होता है। और बीजांड का जो शरीर है, क्या एक संरचना से, इस वाली संरचना से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइलम, या इसे बोलते हैं हम लोग नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नाभिका बोलते हैं। यह भी आप भूल मत जाना। कहोगे सर नाभिका क्या है? तो नाभिका वह है जो बीजांड वृंत और बीजांड के शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, वह होता है नाभिका। फिर सुनिएगा, बीजांड वृंत, ये था बीजांड वृंत, और ये पूरा भाग जो बच्चा है, ये पूरा भाग जो है यह बीजांड का शरीर। तो बीजांड वृंत जो है, क्या बीजांड वृंत जो है, क्या बीजांड वृंत जो है, क्या आपका ये बीजांड वृंत क्या जो है, क्या बीजांड के शरीर से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो कहोगे सर दिखाई दे रहा है। तो इस भाग को, जहां पर बीजांड वृंत और बीजांड का शरीर जिस भाग पे आपस में जुड़े होते हैं, उस भाग को बोला जाता है नाभिका। भूल मत जाना इस फिगर को। बुढ़ापे तक बच्चा आप ये फिगर जो है बहुत ही आगे के लेक्चर में बहुत ही काम करेगा बच्चा। आगे के लेक्चर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। आज के डेट में बस नामों को याद रखना। और एक बात और जो है, ये है बीजांड द्वार, नीचे है कि ऊपर है बच्चा? कहोगे सर नीचे लिखा गया, ये नीचे पाया जा रहा है, ठीक है, नीचे पाया जा रहा है। तो बीजांड द्वार का विपरीत भाग, यानी विपरीत भाग इधर होएगा बच्चा ना, इधर विपरीत होएगा ना। विपरीत जानते हो ना बच्चा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, यानी इसके विपरीत, जैसे मान लो नीचे का विपरीत भाग होता है ऊपर, तो ये नीचे है तो इसका विपरीत भाग क्या होएगा बच्चा? ये वाला भाग होएगा, पूरा ये क्षेत्र होएगा कि नहीं होएगा? ये पूरा क्षेत्र जो है बच्चा, ये पूरा क्षेत्र एरिया जो है, इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है, यानी बीजांड द्वार के विपरीत भागवा को बोला जाता है चलेजा, ठीक है, चलेजा बोला जाता है। यानी चलेजा बोलो, है ना, चलेजा बोला जाता है, जिसे हम लोग हिंदिया में बोलते हैं निभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? निभाग बोलते हैं, निभाग, ठीक है, निभाग बोला जाता है। इस बात को भी आप भूल मत जाना। अब इस फिगर में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना,
एक ही कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को एक ही दिक्कत होता है। सर जी है नाभिका, सर जी निभाग, दोनों एक ही जैसा लगता है। सर नाभिका ऊपर होएगा कि निभाग ऊपर होएगा? तो बच्चा एक, मैं जैसे एक ट्रिक से मेरे को भी जब पढ़ता था तो मुझे बहुत सारे डाउट होते थे कि है नाभिकवा ऊपर होएगा कि निभगवा हैजक होएगा, हमको बहुत सारा डाउट होता था। तो मैंने एक तरीका अपनाया। एगो बात बताओ बच्चा, एगो बात बताओ, जो आपका जो निभाग है वो बीजांड द्वार के विपरीत भाग है ना, तो याद करने का तरीका देखो। इसके ऊपर चुरकी वाला मात्रा है, तो हेहू के ऊपर चुरकी वाला मात्रा लगाया गया है। इस तरीके से याद करना। यहाँ पे आ का मात्रा, यहाँ पे ई का मात्रा, यहाँ पे ई का मात्रा, यानी चुरकी वाला मात्रा हिहो है और चुरकी वाला मात्रा हेजको है। तो चुरकी वाला मात्रा से याद रख लेना बच्चा लोग कि चुरकी वाला एगो है बीजांड जो है ना, हाई बीजांड द्वार जो है ये नीचे है, तो यहाँ पे बीजांड पे चुरकी वाला मात्रा है, तो निभाग होएगा कि नाभिका? तो जो चुरकी वाला मात्रा होएगा वही इसका विपरीत भाग होगा। इस तरह से आप याद कर लेना। चुरकी वाला मात्रा का मतलब ई की मात्रा, ई की मात्रा। आई होप आपको इतनी सारी बातें जो है आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने क्या बोला देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये पूरा भाग जो था, ये पूरा भाग जो था बच्चा, ये था अंडाशय। क्या थी? अंडाशय। और अंडाशय से जुड़ा हुआ था ये वाला भाग जिसे हम लोग बोले थे बीजांड वृंत। और ये बीजांड वृंत जो होता है अंडाशय के अपरा से, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। अब ये बीजांड वृंत और बीजांड का जो शरीर है एक इस जगह आपस में जुड़े होते हैं, और जिस जगह जुड़े होते हैं बच्चा लोग, उस जगह को बोला जाता है, आपको बोला जाता है नाभिका बोला जाता है। यह भी आपको सिंपल सी बातें समझ में आगे होगी। अब जो इनके अंदर जो मैंने बताया कि इनके अंदर जो कोशिकावा है बहुत सारी कोशिका पाई जा रही है। बीजांडवा के अंदर बहुत सारी कोशिका पाई जा रही है। इस कोशिका का नाम जो है बच्चा आप तो भूल मत जाना, जिसका नाम है बीजांड काय। क्या नाम है? बीजांड काय। इस बात को भूल मत जाना बच्चों लोग, ठीक है। अब इसकी बात जो है हमने देखा कि है दो गो आवरण है। कौगो आवरण है बच्चा? हमको तो दो गो दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दो गो दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो गो जो आवरण है, इस दोनों आवरण को बोला जाता है अध्यावरण, और बीजांड द्वार के विपरीत भाग को बोला जाता है निभाग। ये सिंपल सी संरचना जो है बीजांड की है, आप याद रख लेना बुढ़ापे तक। और आज का जो लेक्चर है बच्चा बस यहीं तक है। और अच्छे से टॉपिक को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम अगले लेक्चर में फिर से लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ना मैं बताया था, याद करो। है बीजांडवा जो है, सॉरी, है जो अंडाशय जो है, ये अंडाशय आगे चल के फल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बच्चा? फल का निर्माण करेगा। है जो बीजांड है, ये बीजांड आगे चल के बीज का निर्माण करेगा। तो बच्चा हम लोग आगे के लेक्चर में तो यही पढ़ेंगे कि बीज का निर्माण कैसे होएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए बच्चा आप ये सारी चीज़ जो है, जितना नाम मैंने बताया सिंपल सा बीजांड के जितने नाम है, आप उस बीजांड के नाम को दिमाग में फिट करना, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चा लोग, आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा।
मैं तो आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर ही रहा हूं, लेकिन आपका फर्ज भी बनता है बच्चा कि आप भी मेरे साथ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। और इस बार जो है हमें बायो में जो है 90+ लाना है बच्चों, आप लोगों को लाना है। ये आपको कर दिखाना है, आप लोगों को ये कर दिखाना है बच्चा, आप लोगों को। ठीक है, बस आज का लेक्चर इतना ही। तब तक के लिए बच्चा, जय हिंद।